कहानी एक पूर्णिमा की रात से शुरू होती है, जब एक छोटे से शहर पर एक फेनरर द्वारा हमला किया जाता है, जो एक एस रैंक का राक्षस है जो अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करने में सक्षम है। मजबूर होकर कस्बे के लोग अपनी बचत इकट्ठा करके प्रसिद्ध एडवेंचरर समूह ब्लेजिंग ड्रैगन फ्रंट को किराए पर लेते हैं। लड़ाई के दौरान समूह की निंजा फेनर को निष्क्रिय करने की कोशिश करती है, लेकिन जानवर उसे दीवार पर फेंक देता है। टीम का हीलर उसे जल्दी से ठीक करता है और ठीक होने के बाद निंजा राक्षस को स्थिर करने में सफल होती है, ताकि नेता गोल्डनोवा अपनी ब्लेजिंग तलवार से उसे खत्म कर सके। समूह में शामिल हैं बंडाना, सबसे तेज स्काउट, मार्लफास, जादूगर, गोल्डनोवा, ब्लेजिंग योद्धा और सी, नायक, जो सबसे कमजोर सदस्य है और केवल छोटे कार्यकर्ता है। फेनरिर को हराने के बाद साहसी लोगों का नायकों के रूप में स्वागत किया जाता है। हालांकि सराय में गोल्डनोवा खाने के बारे में शिकायत करता है और कोर से अपना भोजन साझा करने के लिए कहता है। बंडाना कहती है कि यह आखिरी बार होगा जब वह कोर का खाना खाएगी, ये बताते हुए कि उसे लड़ाई में बेकार होने के कारण निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि वह एक स्लाइम को भी हरा नहीं सकता। चूंकि समूह में केवल 4 सदस्य हो सकते हैं, वे उसे एक मजबूत जादूगर से बदलने का निर्णय लेते हैं। उसकी विनती के बावजूद गोल्डनोवा उसे बाहर निकाल देता है, उसे अकेला, दिशाहीन और बिना विकल्पों के छोड़ देता है। कोर फिर एक नौकरी एजेंसी में जाता है, जहां एक लाल बालों वाली रिसेप्शनिस्ट उसकी जानकारी पूछती है। वह अपना परिचय साई रोकॉन, 15 साल का, के रूप में देता है और स्वीकार करता है कि उसने ब्लेजिंग ड्रैगन फोंग एक रैंक 2 समूह में केवल छोटे कार्य किए। रिसेप्शनिस्ट उसे खुश करने की कोशिश करती है और यह देखने के लिए उसे एक योग्यता परीक्षण देती है कि क्या उसमें छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। हालांकि परिणाम निराशाजनक होते हैं। कोर लड़ाई में बहुत खराब है। अभी भी लोहारगिरी और रसायन शास्त्र के परीक्षण बाकी हैं, लेकिन तकनीशियन 1 हफ्ते तक उपलब्ध नहीं होगा। चूंकि कोर के पास पैसे नहीं हैं, रिसेप्शनिस्ट सुझाव देती है कि वह निर्माण में काम करे, क्योंकि उसने एक भारी रेत की बोरी उठाई थी जो वास्तव में किसी व्यक्ति के जादुई स्तर को मापने के लिए उपयोग की जाती है। अगले दिन निर्माण स्थल पर फोरमैन उसे सीमेंट से दीवार की मरम्मत करने का काम सौंपता है। कोर सोचता है कि क्या उसे सामग्री में जादू डालकर उसे मजबूत करना चाहिए, लेकिन फोरमैन उसकी बात सुने बिना चला जाता है। 3 घंटे बाद आदमी यह देखकर हैरान होता है कि कोर ने इतनी कम समय में दीवार का 1/3 हिस्सा ठीक कर दिया, केवल एक छड़ी का उपयोग करके ऊंचे क्षेत्रों में सीमेंट फैलाया। हालांकि वह उसे बधाई देता है। 3 दिन बाद वे उसे बहुत तेजी से काम करने और अन्य कामगारों को बिना काम के छोड़ने के लिए निकाल देते हैं। फोरमैन सुझाव देते हैं कि वह राजधानी जाएं, क्योंकि उनकी कौशल एस रैंक के लगते हैं। एजेंसी में वापस कोर एक सफेद बालों वाली महिला को एक अन्य रिसेप्शनिस्ट के साथ बहस करते हुए सुनता है। उसे एक पहाड़ के लिए खनिकों की जरूरत है जिसमें कोई ज्ञात संसाधन नहीं है, और वह केवल तभी भुगतान करेगी जब वे कुछ पाएंगे। कोर स्वयंसेवक बनता है। हालांकि महिला, जिसका नाम यूलिसा है, उस पर संदेह करती है, क्योंकि वह दुबला पतला और कमजोर दिखता है। फिर भी कोई बेहतर विकल्प न होने के कारण वह स्वीकार कर लेती है। रिसेप्शनिस्ट टिप्पणी करते हैं कि कोर बहुत अच्छा है और मजाक करते हैं कि शायद उसे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहिए, जहां उसका आकर्षण बेहतर उपयोग हो सकता है। कैंप में कोर और यूलिसा एक तंबू साझा करते हैं। उसकी सुंदरता के कारण घबराया हुआ वह सो नहीं पाता और बाहर चला जाता है। यूलिसा, जो वास्तव में उसकी परीक्षा ले रही है, उसकी ईमानदारी से हैरान होती है। अगले दिन कोर उसके जैकेट का बटन ठीक करता है, जिससे वह और भी प्रभावित होती है। खदान में काम करते समय सीटी असाधारण प्रतिभा दिखाता है, आसानी से क्रिस्टल ढूंढ लेता है। यूलिसा उन्हें शहर में बेचने की कोशिश करती है, लेकिन क्लर्क रॉयल एडवेंचर्स के प्रतीक को देखकर प्रमाण पत्र की मांग करता है। हालांकि कोर अब सदस्य नहीं है, वे राजधानी में क्रिस्टल को 10 सोने के सिक्कों में बेचने में सफल होते हैं, जो उम्मीद से कहीं अधिक है। खरीदार मिमिको, एक दरबारी जादूगरनी, क्रिस्टल की गुणवत्ता से चकित है और संदेह करती है कि कोर एक जादुई प्रतिभा है। वह जानकारी की मांग करती है, लेकिन यूलिसा मना कर देती है। लौटने पर यूलिसा एजेंसी में कोर की जांच करती है और पता चलता है कि सिर्फ 3 दिनों में उसने महल की दीवारों की मरम्मत करके 200 सोने के सिक्के कमाए। दबाव में रिसेप्शनिस्ट पुष्टि करता है कि कोर को ब्लेजिंग ड्रैगन फॉन्ट से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में यूलिसा उसके खाते में 499 सोने के सिक्के जमा करती है और उन्हें उसके बारे में और कोई जानकारी न देने की चेतावनी देती है।
पहाड़ पर लौटने पर वह पाती है कि कोर एक ही रात में एक केबिन बना रहा है, यह पुष्टि करते हुए कि वह कोई साधारण साहसी नहीं है। कहानी यह स्पष्ट करती है कि कोर कम आंका जाने के बावजूद अनोखी क्षमताएं रखता है जो उसकी किस्मत बदल सकती हैं। दूसरी ओर अजीब तरह से कोर का पूर्व समूह ड्रैगन फोंग एक महत्वपूर्ण क्षण से गुजर रहा है। उनके नेता ने अपनी आग को नियंत्रित करने की क्षमता खो दी है और समूह का हीलर अब जादू का उपयोग नहीं कर सकता, चोटों को ठीक करने में असमर्थ है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि बढ़ती निराशा के बीच बंडाना मुस्कुराता है, यह मानते हुए कि समूह समाप्त हो गया है। इस बीच अपने केबिन में युवा कुराकुरा को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैजिक का निदेशक बनने का प्रस्ताव मिलने पर आश्चर्य होता है। यूलिसा, जो उसे ये खबर लाती है, बताती है कि जादू पत्थर का मूल्यांकन करने वाली मजे के लिए दरबार की जादूगरनी के रूप में काम करती है। भले ही वह मानती है कि यह विश्वास करना कठिन है, वह कोर से इस पद के बारे में राय पूछती है। कोर आभारी लेकिन विनम्र इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, यह तर्क देते हुए कि वह दूसरों का नेतृत्व करने के लिए योग्य महसूस नहीं करता और अब उसका कर्तव्य यूलिसा के लिए काम करना है। यह मानते हुए कि जादुई पत्थरों की बिक्री ने उसके करों को कवर नहीं किया, यूलिसा प्रभावित होती है और स्पष्ट करती है कि हालांकि उसे पत्थरों के लिए अच्छी रकम मिली, चूंकि उसने उन्हें खुद नहीं बनाया, वह केवल उसने एक सोने का सिक्का कमीशन के रूप में रखा और बाकी को कोयूर के खाते में जमा कर दिया। वह कहती है कि वह इतनी सारी धनराशि रखने के अपराध बोध के साथ नहीं जी सकती। कर्ट उत्साहित होकर उसे सूचित करता है कि उसने एक आशाजनक नस खोज ली है और बेहतर गुणवत्ता के खनिज लाने का वादा करता है। हालांकि यूलिसा देखती है कि वह नींद से वंचित लगता है, भले ही वह जोर देता है कि उसने 6 घंटे सोए। संदेहास्पद यूलिसा गणना करती है, अगर उसने 6 घंटे सोया तो वह इतने कम समय में पेड़ कैसे काट सकता था, लकड़ी तैयार कर सकता था और केबिन बना सकता था। कोई और सोचता है कि जब वह ड्रैगन फेंग के साथ था तब वह केवल 4 घंटे ही सोता था। यह मान्यता रखते हुए कि चपरासी को सबसे पहले उठना चाहिए और सबसे अंत में सोना चाहिए, वह खोई हुई नींद को पूरा करने का वादा करता है। हालांकि यूलिसा उसे पूरी तरह से नहीं समझती। बाद में जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक जमा होने की संभावना है, तो कर्ट यूलिसा को चेतावनी देता है कि वह 50 मीटर से अधिक न खोदे। वह उसके ज्ञान से हैरान है, लेकिन वह जल्दी से दूसरी जगह चला जाता है। कुछ समय बाद यूलिसा को एक टोपाज जैसा कुछ मिलता है और वह उत्साहित हो जाती है। सोचती है कि अगर वह कोयूर से पूछे तो वह इसे एक जादुई पत्थर में बदल सकता है, जिससे उनकी वित्तीय समस्याएं हल हो जाएंगी। हालांकि वह हिचकिचाती है, महसूस करती है कि यह उसका फायदा उठाना होगा। उसे ढूंढते समय वह सोचती है कि वह क्या कर रहा होगा और उसे जानकर संदेह करती है कि उसने पहले ही एक खदान बना ली है। निश्चित रूप से पहुंचने पर वह पाती है कि काय ने पहले ही खुदाई कर ली है। अंदर वह उसे अफसोस करते हुए पाती है कि उसने कुछ पत्थरों में से कुछ भी नहीं पाया सिवाय बेकार पत्थरों के। जब वह पत्थरों को एक तरफ फेंकता है, यूलिसा पूछती है कि क्या वे उपयोगी हैं। कोयूर पुष्टि करता है कि वे मिथ्रिल हैं, हालांकि वे उसके गृहनगर में इतने आम थे कि उन्हें कचरे के रूप में फेंक दिया जाता था। यूलिसा स्तब्ध रह जाती है। मिथ्रिल सोने और प्लैटिनम से अधिक मूल्यवान है और दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है। वह पूछती है कि वह मूल रूप से किस खनिज की तलाश कर रहा था और कै कैजुअली जवाब देता है, ओरिचल्कम। यूलिसा को विश्वास नहीं होता क्योंकि ओरिचल्कम एक पौराणिक धातु है जिसे देवताओं की धातु के रूप में जाना जाता है। कोयूर बिना प्रभावित हुए समझाता है कि अगर आप लगभग 7 किलोमीटर नीचे खुदाई करते हैं तो आपको यह हमेशा मिलता है। यूलिसा को एहसास होता है कि कोयूर ने एक सुरंग खोदी है जो पूरे पहाड़ को पार करती है। शिमला शहर के लिए एक शॉर्टकट बनाते हुए शिमला में वापस यूलिसा स्थानीय गिल्ड के साथ बातचीत करती है ताकि सुरंग के उपयोग के लिए एक कमीशन प्राप्त कर सके, जिससे उनके करों को कवर करने के लिए पर्याप्त धन सुरक्षित हो सके। चलते समय वह बंडाना से टकराती है जो उसे बताती है कि वह अब ड्रैगन फेंग का हिस्सा नहीं है। कुछ छोटी बातों के कारण एक रेस्तरां में गोल्डनोवा खाने को लेकर हंगामा करता है और बिना भुगतान किए चला जाता है। एक गली में बंडाना उसे टोकती है, उसे याद दिलाते हुए कि उसने खुद ही वह सारा स्मोक्ड मांस खा लिया था जो कोयूर ने तैयार किया था। गुस्से में गोल्डनोवा उसे अपनी तलवार से धमकाता है और मांग करता है कि वे कोयूर को उनके लिए खाना बनाने के लिए लाएं। यहाँ तक कि अगर वह विरोध करता है तो उसे चोट पहुँचाने की अनुमति भी देता है। बंदना सहमत हो जाती है, लेकिन जल्दी से एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल चुरा लेती है और भाग जाती है। वे टिप्पणी करते हैं कि यह केवल समय की बात थी जब गोल्डनोवा को उसके व्यवहार के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता। उनका दूसरा साथी चर्च द्वारा बुलाए जाने के कारण मुसीबत से बच गया।
हालांकि बंडाना विवरण छोड़ना पसंद करती है ताकि कोयूर को शामिल न किया जाए, जिसे वह गुप्त रूप से देख रही है। कोयूर, जो सोचता है कि वह कभी समूह में वापस नहीं जा सकता, गोल्डनोवा के प्रति अपनी कृतज्ञता के आरण पर विचार करता है, जिसे वह कभी प्रशंसा करता था। उसे काम की तलाश में देखकर बंडाना उसे अपनी दोस्त मिशेल ललकोटा के कार्यशाला में नौकरी की पेशकश करती है, जो कुछ आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त कार्यशालाओं में से एक है। कोयूर स्वीकार करता है और बंडाना से एक नक्शा प्राप्त करता है, जो थोड़ी शरारत के साथ टिप्पणी करती है कि महान आर्य का शिष्य बनना आसान नहीं होगा। जब वह कार्यशाला में पहुंचता है तो एक छोटी एल्फ लड़की उसका स्वागत करती है और बताती है कि मिशेल सफाई करने के लिए बहुत व्यस्त है। ये जगह 3 हफ्तों से बिखरी हुई है। कोयूर अपना समय सफाई में बिताता है और उसे आश्चर्य होता है कि इसमें इतना समय कैसे लग गया। खोजबीन करते हुए वो एक कमरे में प्रवेश करता है और एक आधी कपड़े पहने सुनहरे बालों वाली लड़की को देखता है, जिसके पेट पर एक अजीब निशान है। कोयूर चिंतित हो जाता है जब वह इसे एक उन्नत श्राप के रूप में पहचानता है, जो पहले ही उसके अंगों को प्रभावित कर चुका है। लड़की, जो भूखी है, कोयूर द्वारा हल्का भोजन परोसा जाता है। इस बीच यूलिसा मिमिको से मिलती है, जो खनिजों के लिए 80,000 सोने के सिक्के देने की पेशकश करती है, जो एक अत्यधिक राशि है। दोनों सहमत हैं कि कोयूर एक विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन डरते हैं कि अगर उसके अस्तित्व की खबर फैल गई तो उसे अपहरण या हत्या किया जा सकता है। यूलिसा खुलासा करती है कि कोयूर ड्रैगन फेंक का हिस्सा था और मिमिको उसे सूचित करती है कि समूह के नेता के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट है। यूलिसा कोयूर को अपनी आधिकारिक एडलाइन या अपने एस्कॉर्ट बनाने पर विचार करती है, लेकिन सोचती है कि उसे कैसे मनाया जाए, क्योंकि कोयूर अपनी क्षमताओं को कम आंकता है। कार्यशाला में वापस ओफेलिया, मास्टर एडलाइन, कोयूर को सुनहरे बालों वाली लड़की को देखने देने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति एक रहस्य बनी रहनी चाहिए। हालांकि लड़की को कोयूर पर भरोसा है और वह उसका खाना चखती है। अचानक वह गिर जाती है, जिससे ओफेलिया को विषाक्तता का डर होता है, लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की उठती है और बताती है कि श्राप गायब हो गया है। बाद में ओफेलिया मिमिको से मिलती है और लड़की का परिचय कराती है, जो तीसरी राजकुमारी सोलिट निकलती है। राजकुमारी उत्साहित होकर बताती है कि कोयूर ने उसे ठीक किया, जिससे सभी चकित रह जाते हैं। इस बीच श्राप के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अपने कार्यों पर पछताता है, लेकिन एक रहस्यमय व्यक्ति उसे चेतावनी देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अन्य उपाय किए जा चुके हैं। कहानी कोयूर के साथ केंद्र में जारी रहती है, बिना यह समझे कि वह कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।